जेनेसिस ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, हमारी संस्था का जो एक तरह से अगर सटीक शब्दों में कहा जाए जन्म जो हुआ था इस एक्ट के द्वारा हुआ था, तो इस एक्ट की ऊपरी तौर पे एटलीस्ट नॉलेज और जानकारी होना आवश्यक भी है और रिकमेंडेड भी है, हम सबको होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो हम कर रहे हैं, उनका जो विजन है बेसिकली कि ये बैंक को ये करना है, वो सब चीज़ों का इंक्लूजन इस एक्ट में ऑलरेडी किया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड। जब आरबीआई को गठन करने का बात किया गया था, तो उसकी जो कार्यप्रणाली थी या फिर उसके जो मेन फंक्शन थे, उनको इस एक्ट के प्रोविजन द्वारा बांध दिया गया। उसके बाद ही फिर हम जो हमारे फंक्शंस थे उसको ऑपरेशनल तौर पे करना शुरू हुए। तो अगर हम लोग एक्ट की बात करें स्ट्रक्चर की, सो एक्ट इन मेजर 5 जो चैप्टर हैं उनमें विभाजित है। दीज आर द मेन 5 चैप्टर्स। सो यू कैन सी प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट, देन आवर फंक्शंस, फिर कुछ जनरल प्रोविजंस हैं और लास्ट में पेनल्टी। So it's a very thought out and extensive app. उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी समय भी लगता है, पर यहाँ पे क्योंकि we have a dedicated window, limited time है, तो जो उसके मेजर प्रोविजंस हैं जो आपको जिनका आई वुड रिकमेंड की जानकारी एटलीस्ट होना ही चाहिए, वो हम यहाँ पे बताएंगे। उसके अलावा आप लोग आरबीआई एक्ट का जो कॉपी है अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो दैट इज रेडी, तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ इज देयर एंड अपना एज एंड व्हेन यू गेट टाइम और जब आपकी इच्छा होती है आप उसको यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ऑलराइट, बुक नहीं मिलेगी, बुक नहीं मिलेंगी क्या? आगे हाँ प्रिंटेड कॉपीज भी मिलती हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन रहते हैं। बेयर एक्ट होता है, यहाँ से जो पढ़ाएगा ना वो मैं समझा नहीं, यहाँ से आपको बेयर एक्ट का कॉपी चाहिए जेडटीसी से? जो नो सर, बुक प्रेजेंटेशंस है, प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो मटेरियल ईसीएमएस पे अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रियम्बल का। सो प्रियम्बल जो देखेंगे आरबीआई का, सो ये मेजर 6 पॉइंटर्स हैं जो प्रियम्बल में कवर किए गए। हम टाइम एंड अगेन हम लोग बोल भी रहे हैं, सुबह भी हम लोग जब रिकैप कर रहे थे, समोपा सबशेड के करेंसी इशू करना हमारा फंक्शन है, फॉरेक्स मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें आप देखेंगे मेजर तौर पे। You will find all these things are covered in your at least एक snapshot के तौर पे preamble। So first is your regulation of issue of bank notes, keeping of reserves with a view of securing monetary stability। So reserves is your forex reserve। तो उसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स मैनेजमेंट का कार्य है वो भी हमारे ऊपर आ जाता है। Then generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, यानी हम लोग जो भी लोन्स एंड एडवांसेज या बैंक्स को रेगुलेट कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो काम आ जाता है। फिर हमारा आप देखेंगे दिस वाज जो इनिशियल 3 पॉइंट्स थे, ये शुरू जो प्रियम्बल हुआ था जब बैंक शुरू में गठित हुआ था तो यहाँ तक सीमित था। फिर 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आया है, जिसके बारे में शायद संजय ने बताया भी होगा, राइट। सो मिनिस्ट्री के जो फाइनेंस एक्ट है उसके द्वारा आया था। उसके बाद हमारे प्रियम्बल में जो 3 पॉइंट हैं, लास्ट के 3 पॉइंट हैं, वो और ऐड किए गए। वो 3 पॉइंट क्या है? टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंजेस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, and the monetary policy framework in India shall be operated by the Reserve Bank। So जो monetary policy framework बनाया उसके लिए आरबीआई एक्ट में अलग से चैप्टर और प्रोविजंस तो डाले ही गए, साथ ही साथ प्रियम्बल में भी जो मेजर 3 पॉइंट्स थे उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। ये गतिविधि हुई थी अराउंड 2016, ठीक है।
ओके, सो अगर हम बात करें, सो प्राइस स्टेबिलिटी इज योर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, विच इज आपके कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस क्या है, राइट, उनका दर क्या चल रहा है। जब हम मॉनेटरी स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो वो एक तरह से इट टेक्स द होल इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम में आपका आ जाता है इंटरेस्ट रेट, आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट है वो आ जाती है दरें, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट है वो आ जाता है। तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी अगर बोले तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें तो वो केवल आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिसे हम मेजर भी करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो दर रहती है वो उस पर फोकस है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, हम लोग थोड़ा टॉपिक से जा रहे हैं बट ही हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, सो जब कहीं ना कहीं जब हम इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहे हैं, सो उसकी एक नज़र हमारी इन्फ्लेशन पे भी है ना, है कि नहीं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जो इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन सी दर, महंगाई दर, मुद्रास्फीति। सो उसको जब हम कंट्रोल करना है, क्योंकि जो हमारी चीजें हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्राइस कंट्रोल में है, राइट। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट प्राइस स्टेबिलिटी में भी फोकस करते हैं। सो बेसिकली ये फर्क इट हैज ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आ जाता है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर। इसके 2 सेक्शन हैं, शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन। तो जो शॉर्ट टाइटल है उसमें यही बोला जाता है कि भाई इस एक्ट को गठित किया जा रहा है जिसे आज के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 में जनरली आप देखेंगे कोई भी जो एक्ट होता है, सेक्शन 2 उसमें डेफिनेशंस के लिए डेडिकेटेड होता है। अब डेफिनेशंस क्या होती है, उस एक्ट में मेजरली जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या कॉन्सेप्ट हैं उनका संदर्भ क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो आप देखेंगे चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगी, दिस प्रोवाइडेड है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डेफिनेशंस की, तो उस पर आऊँगा। पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आरबीआई एक्ट जो एक्सटेंशन है, जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, वो इन चारों में कौन से ऑप्शन है जो करेक्ट है? इंडिया, भूटान एंड सिक्किम। क्या ऑप्शन है? आरबीआई एक्ट कहाँ तक लागू होता है? इंडिया, भूटान, सिक्किम, पूरा इंडिया, जहाँ जहाँ आरबीआई के ऑफिस है सिर्फ वहाँ, या कोई भी नहीं? ऑल ऑफ इंडिया। इंडिया है सी। आप लोग क्या कह रहे हैं? इंडिया, भूटान, सिक्किम। इंडिया, भूटान, सिक्किम, ओके। इंडिया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ इंडिया। इंडिया सी है ना। जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, रूल्स रेगुलेशन चालू होंगे वो भारत की सीमा के अंदर है। यही चीज आपका जो सेक्शन 1 है, यहाँ पे टाइटल और कमेंसमेंट का बात किया गया है, वहां भी मेंशन किया गया है। तो इफ यू सी पॉइंट नंबर 2, आरबीआई एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2 की बात करें तो आप देखेंगे लॉट ऑफ डेफिनेशंस हैव बीन गिवन। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बीआईएस, पॉलिसी रेट, रुपी कॉइन, आपका सीपीआई है, डीआईसीजीसी, फॉरेन करेंसी, इवन फॉरेक्स मैनेजमेंट, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये जो सारी डेफिनेशंस हैं, ये कुछ मैंने हाईलाइट की हुई हैं, बाकी वहाँ पे और भी आपको मिल जाएंगे। सो वो डेफिनेशन का पर्पस क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे आप कोई प्रोविजन या सेक्शन पढ़ रहे हैं एंड यू कम अक्रॉस अ टर्म जो आपको समझ नहीं आ रही है या आप उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं, सो यू विल गो टू सेक्शन 2, वहाँ पे जाके उस डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ऑलराइट, अब बात करते हैं चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस। तो ये जो कवर करता है ये सेक्शन 3 से सेक्शन 19, कितने सेक्शन कवर करता है? ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और एक तरह से बोले तो मीटी पार्ट है, कोर पार्ट है आरबीआई एक्ट का, क्योंकि इसमें आरबीआई की संरचना, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, उन सब का जिक्र किया गया है।
ओके, सो सेक्शन 3 बोलता है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। तो ये बोलता है भाई, अ बैंक टू बी कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गठित किया जाएगा, शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। वो जो सरकार है यानी केंद्र सरकार है, उससे जो करेंसी मैनेजमेंट का फंक्शन है वो टेक ओवर करेगा। एंड जो आरबीआई एक्ट है 1934 उसके परसुएंस में उसको फॉलो करते हुए अपने कार्य करेंगे। ये है आपका सेक्शन 3 यानी एस्टैब्लिशमेंट। अब जो रिजर्व बैंक जब गठित हुआ था तब से आज तक उसकी कैपिटल है, जो शुरू में कैपिटल होती है ना, जो स्टार्ट होता है जिससे कोई संस्था, वो सेम है। वो कितनी है? 5 करोड़, राइट? वो भी इसी एक्ट में मेंशन्ड है। सो द कैपिटल ऑफ द बैंक इज 5 करोड़ रुपीज, ये सेक्शन 4 में मेंशन्ड है। तो उस टाइम हुआ क्या था, क्योंकि रिजर्व बैंक की संरचना हो रही थी, स्थापना हो रही थी, तो सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने लगभग 5 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर दी। तो वो जो सिक्योरिटी का बैलेंस है वही हमारे जो कैपिटल है वो फॉर्म करता है, राइट? सो उसका जिक्र भी आपको इस एक्ट में मिलेगा। प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने खोला चाहिए, ऐसा कुछ मतलब पढ़ाया था। जस्ट एक्सप्लेन अ बिट। जब 1934 में 5 में एक्चुअली फॉर्म हुआ तब नेशनलाइज नहीं था ना, 1949 में हुआ। तो तब सिक्योरिटीज कैसे मतलब? नो, गवर्नमेंट ऑलवेज हैड अ स्टेक इन इट। इट्स ऑल्सो दैट कि कुछ जो आप बोल रहे हैं दैट इज अ स्टोरी, उसके बाद फिर वो नेशनलाइज नहीं करेंगे उसको। बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट लाइक टेकिंग ओवर अ कंट्रोल, बिकॉज ये कोई कमर्शियल एंटिटी नहीं, इट्स अ फाइनेंशियल रेगुलेटर। सो गवर्नमेंट ऑलवेज हैड अ स्टेक। बट जब स्थापना होती है तो चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट एंटिटी हो, एक कैपिटल तो होता है ना। जी, कैपिटल होता हाँ, है, बट तब पता नहीं शायद कि प्राइवेट एंटिटीज का स्टेक था। Might be some of the cases were there. संजय ने शायद बताया होगा, कुछ जिक्र किया होगा। But having said that, जो कैपिटल से संबंधित है वो पोर्शन गवर्नमेंट का ही है कंट्रीब्यूशन। That amounts to 5 crore। Okay. Next, moving forward, now section 6. So अगर हम लोग बात करें रिजर्व बैंक के ऑफिसेस की, तो आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि रिजर्व बैंक अपने ब्रांचेस कहाँ ओपन कर सकता है, तो इसका उत्तर क्या है इन चारों में से? क्या ऑप्शन है? रिजर्व बैंक अपनी ब्रांच कब ओपन कर सकता है? सेंट्रल बोर्ड अप्रूव कर दे। दूसरा है गवर्नर का सेंक्शन चाहिए। तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंक्शन चाहिए, या फिर कर नहीं सकता। नहीं, ए ऑप्शन है, सेंट्रल बोर्ड है। सी है क्वेश्चन समझ गए आप? सेंट्रल बोर्ड कि बाहर खोल सकता है कि नहीं ब्रांचेस? नहीं, अच्छा ओवरसीज, अच्छा भारत में है ना, इंडिया का नहीं खोल सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डी बी विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नर। बी ऑप्शन। डी कैन नॉट ओपन अप। ओके, सो अगर आप इस सेक्शन को पढ़ें, ऑफिसेस, ब्रांचेस एंड एजेंसीज, तो जो शुरू में हमने हमारे जो ऑफिसेस थे, वो जो 4 मेट्रो सिटीज थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तब, और उसके अलावा बोला है कि उसके अलावा कोई भी भारत में जगह, या फिर अगर हम बाहर खोल रहे हैं तो विद द, बाहर नहीं या एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब ऑफ कोर्स वही हो गया कि अगर भारत के बाहर कहीं खोल रहे हैं तो वो बाहर ही हुआ। सो दैट केस वुड फॉल अंडर द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल बोर्ड। अच्छा, पहले सैंक्शन लेंगे फिर खोलेंगे। हमारे हाथ में नहीं है प्रायर अप्रूवल या प्रीवियस सैंक्शन, उसका मतलब वो है। सो अप्रूवल आप लीजिए, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जब अप्रूवल लेते हैं देन यू कैन ओपन इट एल्सवेयर आल्सो, राइट? सो इसका आंसर क्या हुआ? सी। सो अभी है क्या हमारा? नहीं है, कोई भी प्रेजेंस नहीं है हमारी बात। आरबीआई की बोल रहा हूँ। नो, सुना नहीं। इंडिया के बाहर की यार
ये है पता नहीं सुना नहीं So as such we don't have any outside facility. कोई हमारी बाहर प्रेजेंस नहीं. Alright? Okay. अब आ जाते हैं सेक्शन 7 पे, जो सेक्शन 7 मैनेजमेंट का बात करता है. तो पहला पॉइंट ये कहता है सेक्शन 7 में कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट में आरबीआई को टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़े तो हिदायत डायरेक्शंस दे सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज दैट राइट. सो इन पब्लिक इंटरेस्ट, if they want to give any particular direction, advice, they can give. Of course, वो देते समय they have to consult the governor. तो यानी उनका स्टेक और उनका व्यू भी उसमें रहे. Alright? So जैसे आप बोलेंगे, जैसे एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डीमोनेटाइजेशन जब हुआ. So अगर गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन करना चाह रही है तो वो आरबीआई को दिशा निर्देश दे सकती है. उस टाइम पब्लिक इंटरेस्ट क्या बोला था? ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, राइट. सो वो बोला गया था, तो उस पब्लिक इंटरेस्ट में हिदायत दे सकती है, कंसल्ट कर सकते हैं गवर्नर को. देन ऑफ कोर्स आरबीआई हैज टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस. सेकंड आ गया है कि भाई इसका जनरल सुपरिटेंडेंस है और बैंक को जो चलाएगा वो बॉडी कौन होगी. तो वो बॉडी रहेगी आपकी सेंट्रल बोर्ड. तो हमारा जो बैंक के लिए रनिंग एंटिटी है, जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसको अधिकार है, वो है आपका सेंट्रल बोर्ड. हालांकि क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऐसा नहीं है कि रोज ऑफिस में आता है और बैंक को चालू रखता है, तो वही राइट्स और वही पावर्स दी गई है गवर्नर को टू रन द अफेयर्स ऑफ द बैंक. बिकॉज गवर्नर फुल टाइम अपॉइंट होते हैं आरबीआई को रन करने के लिए. सो वही पावर, वही रूल रेगुलेशन गवर्नर को भी दिए गए. इन केस गवर्नर इज नॉट देयर, तो वो अपनी जगह सेम पावर को डेलीगेट कर सकते हैं टू अ डेप्यूटी गवर्नर, जो उनकी एब्सेंस में रन कर सकता है. ऑलराइट, ओके. अब आ जाते हैं सेक्शन 8, जो सेंट्रल बोर्ड का कॉम्पोजिशन बताते हैं. आपको जो पहला सेशन हुआ था सेंट्रल बोर्ड का कॉम्पोजिशन बताया होगा ना. यस सर. हाँ, तो क्या है सेंट्रल बोर्ड का कॉम्पोजिशन. शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से. सबसे पहले चेयरपर्सन कौन होता है सेंट्रल बोर्ड का? गवर्नर. तो एक हिस्सा हो गया गवर्नर. फिर डिप्टी गवर्नर 4. तो यानी हमारे जो चारों डिप्टी गवर्नर. अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे 6 डिप्टी गवर्नर है तो 6 हो सकते हैं सेंट्रल बोर्ड का हिस्सा. मैक्सिमम 4 ऐसा एक्ट में लिखा हुआ है. हाँ, तो मतलब लिखा होना चाहिए. लिखा हुआ है? नहीं उसे तो कहा. अच्छा, वो आपने इसलिए पढ़ा है क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है. एक्ट में लिखा हुआ है नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर. सो इवन मान लीजिए जैसे हमारे जारी होते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा फ्यूचर में सिनेरियो आ रहा है जहाँ पे देयर आर 6 डिप्टी गवर्नर्स, राइट. सो देन इफ दिस प्रोविजन इज नॉट अमेंडेड, इसको चेंज नहीं किया गया, तो सेंट्रल बोर्ड में केवल 4 ही हिस्सा बन सकते हैं. अच्छा, गवर्नर हो गए, डिप्टी गवर्नर हो गए. अब लोकल गवर्नर 4 लोकल बोर्ड्स को. ओके. सो सेंट्रल जो हमारे 4 लोकल बोर्ड हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर नॉमिनेट करती है जो भी पार्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड. तो ये 4 हो गए. इसके बाद 10 members nominated by government. So 10 directors nominated by the government. ये जो 10 डायरेक्टर्स हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, डिफरेंट एकेडमिक फील्ड्स, कुड बी इंडस्ट्रियलिस्ट, कुड बी सोशल एक्टिविस्ट, राइट. वो गवर्नमेंट की इच्छा है, वो ये नॉमिनेट करती है 10 डायरेक्टर्स. उसके बाद फाइनेंस सेक्टर से 2. सो दो एडिशनल डायरेक्टर हैं जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं या इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, वो एज अ सेंट्रल बोर्ड मेंबर नॉमिनेट होते हैं. अब इन सभी जो ये मेंबर्स हैं सेंट्रल बोर्ड के, इन सभी की ना कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पावर है, फंक्शंस है, उसमें डिफरेंस आता है. सो वो क्या कहना है, उस पर अभी हम लोग जिक्र करेंगे.
अब आ जाती है गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की बात। जब हम कंपोजिशन कर रहे हैं तो भाई आपकी जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं ना, वो फुल टाइम बैंक के लिए अपॉइंट होते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आपके जो भारतीय सरकार है उसके पे रोल पे रहते हैं, यानी उनकी जो तनख्वाह होती है वो उसके हिसाब से होती है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट भी वहीं से होता है, राइट। लेकिन ये फुल टाइम बैंक के लिए डेडिकेटेड है। अगर मान लीजिए कोई पार्ट टाइम इनको काम करना है या पार्ट टाइम कोई इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो जरूर कर सकते हैं। उसके लिए सेंट्रल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। और वो पार्ट टाइम किस तरह का हो सकता है? मान लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है कि कोई एक डिप्टी गवर्नर है जिनका एक्सपर्टीज लगेगा, तो कोई स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट कर सकती है, फिर वो रिक्वेस्ट सेंट्रल बोर्ड में जाती है, वो अप्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो थोड़ा मे बी फॉर लिमिटेड पीरियड ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ये गवर्नर या कोई डिप्टी गवर्नर जो भी नॉमिनेटेड है वो कर सकते हैं, जिसे पार्ट टाइम ऑनरेरी वर्क जो हम कहते हैं। ऑलराइट, सो अगर फुल टाइम वर्क के अलावा कोई ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट का काम है तो उसके लिए प्रोसेस है, अदरवाइज दे विल बी फुली डेडिकेटेड टू द वर्क ऑफ द रिजर्व बैंक। अच्छा, इसका उत्तर क्या है? गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का जो सैलरी अलाउंस वगैरह मिलेंगे वो कौन डिटरमाइन करता है? अच्छा, सेंट्रल बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है तो सेंट्रल होता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। जी। सेंट्रल बोर्ड का कोई रोल नहीं है। सेंट्रल बोर्ड को तो नियुक्त कर रही है ना। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल बोर्ड को बना रही है। इसलिए सब लोग तो सेंट्रल बोर्ड का चेयरमैन तो गवर्नर ही है ना। तो हम भी तो अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, हम प्रपोजल नहीं ले जाते। रिजर्व बैंक अपने एम्प्लॉइज की सैलरी खुद ही डिसाइड कर रहा है कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं? यहाँ से कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था सर वो तो नीचे वाले एम्प्लॉइज के लिए है। नहीं, रूल तो प्रोसेस तो सेम हुआ ना। उनका क्वेश्चन ये था कि भाई अपनी सैलरी को कैसे डिसाइड करेंगे। मैं कहूँगा हम भी तो अपनी सैलरी डिसाइड कर रहे हैं ना। आरबीआई एज ए संस्था अपनी सैलरी को डिसाइड कर रही है कि नहीं? वो आरबीआई के एम्प्लॉय भी कर रहा है सर, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ना, आपने बोला तो फिर उनका वहाँ से मिलता है। हाँ, तो वही तो क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है या सेंट्रल बोर्ड का भी कुछ रोल है? या सेंट्रल बोर्ड करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल बोर्ड उसका तो रिकमेंड कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो व्हाटएवर ही इज सेइंग लास्ट में इज द राइट। अल्टीमेट अथॉरिटी है वो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास प्रपोजल जाता है, बट जो जहाँ पे गठित होती है जो बोलते हैं वो है आपका सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं कॉम्पोजिशन पे। सो जब हम पावर्स और फंक्शंस का बात कर रहे थे, सो आपके जो दो डायरेक्टर नॉमिनेट हो रहे हैं जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट, 8D वाले, राइट, जो हम दो बात कर रहे थे, और जो आपके डिप्टी गवर्नर्स हैं उनको सेंट्रल बोर्ड में वोटिंग का राइट नहीं होता। डिप्टी गवर्नर्स और जो आपके दो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट हो रहे हैं, 6 लोगों को। जो हम बात कर रहे थे ना, फाइनेंस सेक्रेटरी या इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, इन 6 लोगों को वोटिंग का राइट नहीं होता। उसका रेपरकशन या कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मान लीजिए कोई मामला सेंट्रल बोर्ड में डिस्कस हो रहा है, राइट। अब ये होता है कि भाई उस पे फाइनल डिसीजन लेने के लिए देयर इज अ वोटिंग प्रोसेस। सो उस केस में इन 6 मेंबर्स को वोट करने का अधिकार नहीं, तो वो जरूर अपनी राय दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, पर अल्टीमेटली कोई चीज वोट पे जा रही है तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स का टेन्योर कितना रहता है? सो कितना है गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर्स? 3 इयर्स है जी। दोनों का। गवर्नर का 3 है। मैक्सिमम 8 years किसका? गवर्नर तक गवर्नर का। एंड डिप्टी गवर्नर का 5 years 2 साल का Okay. एक्सटेंशन होता है।
यहाँ पे आप बोल रहे हैं 3 इयर्स, 3 साल काफी फर्क आ गया। कम से कम तो 3 है ये एक्सटेंड तो होता रहता है। शक्तिकांत दास जी का 6 हो गया था 1824। अच्छा पहले इनसे पूछ लेते हैं, पहले आपसे पूछते हैं 5 साल, आप 8 बोल रहे हैं, मैक्सिमम 8 ईयर्स सर। 8 इयर्स, तो 8 इयर्स मतलब वन टाइम या टू टर्म में हो सकता है सर। 2 टर्म 8 इयर्स, ओके। आप बोल रहे हैं 3 इयर्स, 3 साल 3 साल तो सर कम से कम है। 2 बार अपॉइंटमेंट, कितनी बारी अपॉइंटमेंट? 2 टाइम तो सर 2 टाइम, तो यानी आप कह रहे हैं 6 साल, यही मतलब हुआ ना 2 टाइम का? नहीं 6 तो शक्तिकांत दास जी को भी 6 था सर 2018 से 24। हाँ, तो मतलब क्या अगर वो 6 था तो वो बढ़ सकता था अगर एक्सटेंड चाहती गवर्नमेंट। Okay, so good that this class is happening. Ultimately इस point पे clarity जरूर होना आवश्यक है। तो देखिए टेन्योर के बारे में एक्ट क्या कहता है, and it is very important because it is not up to the what has happened in the past. लास्ट गवर्नर का टेन्योर क्या था या पिछले 15 गवर्नर्स का टेन्योर क्या था, that is irrelevant. The only relevant is what the act says. अब उस एक्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत गवर्नमेंट कुछ भी फ्लेक्सिबल डिसीजन ले सकती है, बट दैट डजंट मीन दे कैन वायलेट दैट। सो व्हाट एक्ट सेज इज आपके गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स जो अपॉइंट होते हैं उनका एक टाइम पे टेन्योर कैन नॉट बी मोर देन 5 इयर्स। दिस इज द ओनली थिंग दैट एक्ट सेज। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब सरकार किसी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट कर रही है तो वो उनको एक साथ 5 साल तक अपॉइंट कर सकती है, 5 साल से ज्यादा नहीं। तो अगर कोई गवर्नमेंट 3 साल के लिए अपॉइंट कर रही है तो वो गवर्नमेंट की इच्छा है कि वो अभी 3 साल तक करना चाहते हैं, बाद में दे विल सी। सेकंड, रीअपॉइंटमेंट पे किसी भी तरह का कोई लिमिट नहीं लगाया है एक्ट में। तो अगर सरकार किसी गवर्नर डिप्टी गवर्नर को मान लीजिए पहली बारी में ही 5 साल के लिए अपॉइंट कर रही है तो वो उनको दोबारा फिर से अपॉइंट कर सकती है फॉर अनदर 5 इयर्स। देयर इज नो लिमिट ऑन गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर्स रीअपॉइंटिंग। दिस इज व्हाट द एक्ट सेज। कितनी बार भी कर सकते हैं, बट सेंट्रल बोर्ड के जो हमारे मेंबर्स रहते हैं उन पे एक एज लिमिट है, उस पे आएंगे हम लोग। दूसरी चीज, जो आप 3 साल का बात कर रहे हैं या 5 साल का, दैट गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड एज अ प्रैक्टिस कि हम इनको 3 साल अपॉइंट कर देते हैं, विल सी कि उनको रीअपॉइंट उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, करना है, एंड देन दे गो फॉर एग्जांपल लास्ट गवर्नर दास सर, उनका लास्ट एक्सटेंशन 1 साल का था, राइट? पहले 3 साल के लिए होते, फिर 2 के लिए होते, फिर 1 के लिए। सो ही हैज एक्सीडेड दैट 5 इयर्स वाला लिमिट आल्सो, राइट? बट नाउ 6 साल के बाद गवर्नमेंट थॉट दैट इट इज ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर चेंज, सो उन्होंने न्यू गवर्नर अपॉइंट किया, उनका अगेन 3 इयर्स के लिए टेन्योर अपॉइंट किया, राइट? सो 3 ईयर के बाद उनका एनालिसिस होगा और रादर गवर्नमेंट वुड डिसाइड कि whether it needs extension or not. All right? Okay, अब आ जाते हैं जो आपके डायरेक्टर्स नॉमिनेट होते हैं, जो आपके 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेट हुए हैं, वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 2 साल का होता है। 2 साल का, ओके। इनसे कोई डिफरेंट राय रखता है? वन ऑफ द व्यू इज 2 years. So, जो हमारे 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेट, 4 साल हो सकता है। अभी तो हम एक्सप्लेन भी नहीं करने लगे और हमने डबल कर दिया है। मैं रुक जाता हूँ ताकि आप और बढ़ा सकें। आप सही हैं, 4 साल होता है। जो हमारे डायरेक्टर्स हैं जो नॉमिनेट करते हैं, उनको गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करती है, उनका जो एक टाइम पे टेन्योर रहता है वो है 4 साल। अब दूसरा सवाल आता है, क्या वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है?
So answer is yes. They are eligible for reappointment, but overall जो उनका tenure है, that cannot exceed beyond 8 years. अच्छा So overall, अगर हम कहना चाहें तो they can be reappointed only once. उसके बाद they are not eligible for further tenure. Right? ये 10 डायरेक्टर्स का बात कर रहा हूँ. अब आ जाते हैं जो आपके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो 2 डायरेक्टर्स नॉमिनेट हुए हैं, उनका क्या टेन्योर रहता है? फोर ईयर सर, इनका 4 ईयर। सेम है जो बाकी 10 डायरेक्टर्स का है, सेम है 4 साल। ओके, सो आंसर इज जो 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका एज सच कोई टेन्योर नहीं होता है. दे फंक्शन ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें सोमवार को बिठा के शुक्रवार को हटा सकती है. सो दैट इज अप टू द गवर्नमेंट को किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठाना चाहते हैं. सो 2 डायरेक्टर्स हैं, उनका कोई टेन्योर नहीं होता. ऑलराइट. अच्छा, हमारे जो गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स हैं उनका सेंट्रल बोर्ड में क्या टेन्योर रहता है? वो तो परमानेंट. जब तक तो पोस्ट पे रहेगा. बट इट डजंट, इट इज नॉट गवर्न बाय के 4 साल हो गया है. नो. सो ही इज राइट. सो उनको हम बोलते हैं, ऐसे मेंबर्स को बोलते हैं हम एक्स ऑफिशियो. एक्स ऑफिशियो का मतलब है जो भी वो डेजिग्नेशन पे रहेगा वो ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाता है. और जब तक वो उस डेजिग्नेशन पे रहेगा वो मेंबर रहेगा. जैसे ही डेजिग्नेशन से हट जाएगा तो वो मेंबर भी हट जाएगा. एक्स ऑफिशियो उसी को बोलते. ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड विद द लोकल बोर्ड. सो हमारे है ना 4 लोकल बोर्ड हैं. उनकी संरचना ऐसे होती है कि भाई 4 एरिया हैं, उनको स्पेसिफिक जैसे कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के एरिया हैं, कुछ फाइनेंस इकोनॉमिक्स के, उसके डेवलपमेंट के लिए उनको थोड़े-थोड़े काम दिए जाते हैं. अब इन चारों में 5-5 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. राइट. लोकल बोर्ड जिन्हें मेंबर कहते हैं, ये 5-5 अपने में से किसी एक को चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ जोन का लोकल बोर्ड है, वो 5 मेंबर अपने में से एक मेंबर को चेयरपर्सन सेलेक्ट करेंगे. देन दैट मेंबर वुड बी चेयरपर्सन ऑफ नॉर्दर्न लोकल बोर्ड. राइट. इनका जो टर्म्स रहता है वो भी सेम है. टर्म इज ऑफ 4 years and they are also eligible for reappointment but only once. So that means overall जो aggregate रहेगा उनका 8 years. इनका कैसे होता है सर, क्या प्रोसीजर होता है? जैसे नॉर्थ जोन का है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है हर बोर्ड के लिए, चारों के लिए. आरबीआई का रहेगा या बाहर का भी? नहीं, आरबीआई का नहीं होता इनमें कोई. लोकल बोर्ड. हाँ, लोकल बोर्ड में सब बाहर के होते हैं. हाँ, जरूर मीटिंग्स में एज अ मेंबर या एज अ पार्टिसिपेंट जरूर आरबीआई का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एंड होगा भी ऑफ कोर्स. बट उनके जो मेंबर्स रहते हैं वो सारे एक्सटर्नल रहते हैं. इनको हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टर. तो क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ईडी से भी कोई होगा क्या? वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है. बट देयर इज नो सच गाइडलाइन या रिस्ट्रिक्शन कि यहाँ से हो सकता है या यहाँ से नहीं हो सकता. The only thing that is mentioned is that they would be appointed by central board. That is their prerogative. इनको वोटिंग का अधिकार होता है. Yes, they have. So जो वोटिंग का नहीं होता वो कौन-कौन हुए? ठीक है, ओके. सर अभी मतलब जो दिल्ली में है वो शायद ऐसा कुछ है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड. तो उसमें और लोकल बोर्ड में क्या डिफरेंस है? ऐसा बोल रहे हैं लोकल बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा अलग होता है. There might be a subcommittee of your local जो यहाँ का नॉर्दर्न लोकल बोर्ड है, उसमें कौन मेंबर है स्टैंडिंग कमेटी?
ये वाला चेयरपर्सन तो वही है जो लोकल बोर्ड मतलब जो सेंट्रल बोर्ड में नॉन बोर्ड रिप्रेजेंट करते हैं। So as of now, okay, listen to him. Na, there is a query. मेरी मतलब ज़्यादा बात नहीं थी, बट हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात Okay. So first of all, I am not privy to this arrangement. But what generally happens is central board, for example, let's take example of central board. So central board doesn't mean that everything is decided by all the members. So there are subcommittees also of central board. Of course, that is not part of your RBI Act. वो functional arrangement है. So for example, आपकी payment and settlement से संबंधित एक कमिटी है, आपके सुपरविजन से संबंधित एक कमिटी है, उनको सब कमिटीज कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक सब कमिटी है, आईटी से संबंधित एक सब कमिटी है, अभी तो न्यू कमिटी यू विल सी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक सब कमिटी बनी है ऑफ सेंट्रल बोर्ड। सो सब कमिटीज का क्या होता है, दे आर गिवन स्पेसिफिक एरिया टू ऑपरेट। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी होगी, वो सेंट्रल बोर्ड जाने से पहले जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की सब कमिटी है वो प्रोसेस करेगी, फिर उसकी रिकमेंडेशन सेंट्रल बोर्ड में जाती है। सो गिवन के दिस कुड बी अरेंजमेंट, आई एम नॉट श्योर, बट दैट स्टैंडिंग कमिटी कुड बी अ सब कमिटी ऑफ दिस लोकल बोर्ड, दो आई एम नॉट श्योर। ऐसा कुछ है सर कि लोकल बोर्ड में शायद सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स अपॉइंट नहीं करती है, तो उसके लिए मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी ही रहेगी। ओके ओके, सो दैट कुड बी अ टेम्परेरी थिंग ना। ओके, पिछले 3-4 साल में बिकॉज नॉर्थ का मेरे को एक जो न्यूज आया था वो ये था कि दे आर लैकिंग मेंबर्स, कोई एक ही थे, एक ही हैं या उससे 5 होने चाहिए तो अपॉइंट कर ही नहीं रहते। So it's kind of a temporary arrangement, जिन्होंने अपॉइंट नहीं किए हैं तो ये सेलेक्टिव मेंबर्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं। एक्ट में there is no that this could be a temporary operational arrangement, but act stands as it is. Government has to nominate 5. Okay. At present कितने हैं लोग? 4 हैं ना लोकल बोर्ड। मतलब कितने अभी हैं, जैसे 2 नहीं है ना सर, 4 हैं लोकल बोर्ड, चारों लोकल बोर्ड में 5-5 मेंबर हो सकते हैं। अब उन 5 में से कितनी कितनी वैकेंसी है, या वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिख जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो आप कह रहे हो 4 हो गए तो 4 होने चाहिए ना, लेकिन अभी तो है Who said 2 हैं? लोकल बोर्ड यही लोकल बोर्ड का जो चेयरपर्सन है, जो डायरेक्टर है, वो उसी की बात कर रहे हैं। उसकी क्या बात कर रहे हैं? जो सेंटर बोर्ड जाते हैं 2 अपॉइंटेड है ना सर, 2 लोकल बोर्ड से जो एक्ट कहता है कि 4 आपकी जो मेंबर रहेंगे वो सेंट्रल बोर्ड में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, राइट? तो व्हाट यू आर सेइंग इज, क्वेश्चन इज क्वेश्चन ये है सर कि इन 4 के जो डायरेक्टर हैं वो भी चारों अपॉइंटेड हैं या उनमें से 2 रिजाइन हैं और 2 नहीं? ये 2 का नंबर पहले बात तो बताइए आया कहाँ से, ये 2 का डाउट? ये संजय सर ने क्लास में ये बताया कि PCU जो में सेंट्रल बताया बोर्ड है में कि 4 दो भी लोकल नहीं। बोर्ड के मेंबर जाते हैं, हाँ। उसमें से अभी 2 ही हैं। अच्छा, 2 नहीं हैं। तो दे ही मस्ट बी सेइंग कि अभी 2 जो हैं अभी फंक्शन प्रोसेस में हैं, अपॉइंट नहीं हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट आई कंफर्म कि एक बार अभी प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं लोकल बोर्ड के जो अभी प्रोसेस में अपॉइंट करने। बट व्हाट एक्ट सेज इज every local board has to have one nomination in the central board. All right. Now, if that local board member is not there, so जो central board का function है, that doesn't mean कि वो stop हो जाएगा, right? So जितने अभी already members appointed हैं, directors appointed हैं, they will take the responsibility of deciding policies and functioning as the top management of the bank. किसी भी member का appointment होना ना होना will not stop the function of your central board, and that will happen of course because सबका tenure overlap नहीं करता है। जो जिस डेट को अपॉइंट हुआ है वो उस साल से 4 कंप्लीट करता है। So there might be cases जहाँ पे उसका 2 लोगों का खत्म हो गया है tenure and government is in process of reappointing. All right? Okay. अब इस ट्रिविया का बताइए। The following have voting rights in the central board meeting. आपने अभी डिस्कस किया ना इतना सारा,
Then directors supported the central government. All right, so that is the correct answer. अब आ जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन पे. सो अगर कोई डायरेक्टर इन 4-5 रीजन है इनके तहत their eligibility is questioned and that proved to be right, so they are liable to be disqualified. अब वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल सैलरीड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या इंसॉल्वेंट हैं, नॉट ऑफ साउंड माइंड, या फिर किसी बैंकिंग कंपनी में डायरेक्टर हैं ऑलरेडी होल्डिंग अ पोजीशन, या किसी कंपनी से 2 डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिए हैं. सो ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. All right, that is your section 10. फिर आ जाते हैं मीटिंग्स पे. तो जो आपकी मीटिंग्स है वो बोलता है, एक्ट बोलता है कि साल में सेंट्रल बोर्ड की एटलीस्ट 6 मीटिंग होना आवश्यक है. एटलीस्ट 6 मीटिंग्स नीड टू बी देयर, एटलीस्ट 6, उससे ज्यादा हो सकती है. और जो क्वार्टर है, क्वार्टर का लिमिट, सो उन 6 मीटिंग्स में से हर क्वार्टर में एटलीस्ट 1 जरूर होनी चाहिए. सो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पहले क्वार्टर में कोई मीटिंग नहीं हुआ एंड बचे हुए 3 क्वार्टर में 6 हो रहा है. नो, एटलीस्ट 1 मीटिंग हर क्वार्टर में होना चाहिए एंड ओवरऑल टोटल मीटिंग्स 6 होना चाहिए. दैट इज द मीटिंग कोरम. सेकेंड, मीटिंग अगर मान लीजिए किसी अर्जेंट इशू पे बुलानी है, बहुत ये सारी मीटिंग ऑलमोस्ट प्लान्ड होती हैं, एजेंडाज होते हैं इनके. आप देखेंगे कुछ मीटिंग होती है जो बजट के बाद होती हैं, कुछ मीटिंग होती है जो हमारी बैंक की क्लोजिंग के बाद होती हैं, कुछ किसी मुद्दे को लेके फिक्स रहती हैं. बट अगर कोई अर्जेंट मीटिंग बुलानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो कोई भी 4 डायरेक्टर्स वो गवर्नर को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई हम ये मुद्दा डिस्कस करना चाहते हैं सेंट्रल बोर्ड में एंड वी वांट द मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड फॉर दैट. सो अगर ऐसा होता है देन गवर्नर विल कॉल अ मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड. बट उसके लिए 4 डायरेक्टर का अप्रोच करना जरूरी है. ऑलराइट, फिर आ जाते हैं मीटिंग्स प्रिसाइड कौन करता है. सो मीटिंग्स आपके जो गवर्नर हैं, चेयरपर्सन है सेंट्रल बोर्ड के, वो प्रिसाइड करते हैं. सपोज इफ गवर्नर इज नॉट देयर, डिप्टी गवर्नर, विच डिप्टी गवर्नर? आप कह रहे हैं अपॉइंटमेंट दिया, किसने पावर दिया? सो गवर्नर जिस डिप्टी गवर्नर को नॉमिनेट करते हैं अपनी जगह पे, that deputy governor among those 4 deputy governors would head that central board meeting. Now डिप्टी गवर्नर के पास तो वोटिंग राइट होता नहीं है, बट वो चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए हैं तो हो जाए. तो वो तो वहाँ पे ऐसे गवर्नर करके हैं. So when they are assuming the authority of governor, they also assume the voting right. अब कोई अगर मान लीजिए मुद्दा है जो वोट कर रहे हैं तो टाई हो गया है, तो कैसे डिसाइड होगा? गवर्नर के चेयरपर्सन के कास्टिंग वोट से. सेम इज एप्लीकेबल फॉर डिप्टी गवर्नर आल्सो. अगर गवर्नर नहीं है, डिप्टी गवर्नर है, तो उनके पास वोटिंग राइट तो आ ही जाता है, कास्टिंग वोट का राइट भी आ जाता है. ऑलराइट, ओके. No such forum has been used. No such forum. At least Act doesn't mention. Okay. A lot of function it is said कि बैंक को करने हैं, so from related to currency management of central government account, state government account. But important चीज क्या है? क्या फंक्शन है जो बैंक को नहीं करने हैं, right? So these are the list of functions which, not this. These are the list of functions
in which bank is not supposed to get involved. So कौन-कौन से हैं? अपनी कोई भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसमें किसी तरह का स्टेक एक्वायर नहीं कर सकते. They cannot acquire. But in case मान लीजिए कोई रिकवरी है and ऐसा और there is no other alternative, bank has to acquire. Then अगर acquire किया है तो बैंक की responsibility है कि they have to divest this as early as possible. यानी उसको जितना जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना है, right? First of all करना ही नहीं है, but ऐसे unforeseen circumstances आ गए जहाँ पे stake acquire किया है, then they have to shelve it as early as possible. Then हम किसी तरह की immovable property acquire नहीं कर सकते. इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब किसी कोई इमारत है, कोई एसेट्स हैं ऐसे, वो एक्वायर नहीं कर सकते. ओनली एक्सेप्शन इज हमारे जो ऑफिस प्रीमाइसेस हैं वो, और बैंक के जो क्वार्टर्स हैं, कॉलोनीज हैं वो. उसके अलावा बैंक इज नॉट परमिटेड टू एक्वायर इमूवेबल एसेट. उसके अलावा हम जो हमारे डिपॉजिट्स रखते हैं या अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उस पे हम लोग इंटरेस्ट भी ऑफर नहीं कर सकते. They are maintained as it is. We don't offer interest on the deposit accounts maintained with us. All right. So all these things are something which we are not expected to indulge in. फिर आ जाता है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस पे. तो ये जो सेक्शन है ये आपका सेक्शन 20 से 45 कवर करता है. इसमें जो मेजर सेक्शन है वो मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ. सो सबसे पहला आ जाता है आपका बैंकर टू गवर्नमेंट. तो सेक्शन 20 ये कहता है कि रिजर्व बैंक का ऑब्लिगेशन है कि इट विल एक्ट एज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सो बैंकर का मतलब है उनके अकाउंट मेंटेन करना, उनकी पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना, उनकी जो भी बैंकिंग गतिविधियों की जरूरत है उसको पूरा करना. सो ऑब्लिगेशन का मतलब है कि रिजर्व बैंक कैन नॉट से कि आई विल नॉट डू इट. बाय नेचर रिजर्व बैंक हैज टू एक्ट एज द बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. अब उसी का एक मिरर प्रोविजन है आपका सेक्शन 21 विच सेज कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना जो बैंकिंग का कार्यभार है वो केवल रिजर्व बैंक को ही असाइन करना है. सो फर्स्ट इज कि रिजर्व बैंक का ऑब्लिगेशन है. सेकंड प्रोविजन सेज कि गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन नहीं है. दे हैव टू गिव इट टू Reserve Bank. So this is your section 21. Now what happens is there is an agreement between central government and Reserve Bank and how to carry out these banking functions. ये बैंकिंग गतिविधियों को कैसे ऑपरेट करना है. अगर मान लीजिए कंसल्टेशन के दौरान कुछ डिस्प्यूट होता है कि रिजर्व बैंक कहता है कि नहीं ये कंडीशन नहीं चलेगा, पर उसको ओवरराइड या उसको सुपरसीड करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास है. So in case there is a conflict, तो गवर्नमेंट की जो स्टैंड है that will prevail. Alright? फिर आ जाता है आपका सेक्शन 21A जिसमें रिजर्व बैंक हैज टू एक्ट एज द बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट्स. सो हमारे नेचर ऑफ फंक्शंस में वी आर नॉट mandated by the act to act as banker to state governments. यानी वो कंपलसरी नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा है कि रिजर्व बैंक को एज अ बैंकर अपॉइंट करना चाहती है कि नहीं. इंसिडेंटली हम लोग सारे जो गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके बैंकर हैं एक्सेप्ट सिक्किम. तो सिक्किम को छोड़ के बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट्स का बैंकिंग बिजनेस हम हैंडल कर रहे हैं. सिक्किम का भी जो बैंकिंग फंक्शन है वो दैट इज बीन गिवन टू अदर बैंक, बट जो उनका डेट मैनेजमेंट है वो हम ही कर रहे हैं. डेट मैनेजमेंट यानी जब वो बाहर से पैसा उठाती है, सरकार लोन उठाती है, वो हम ही मैनेज कर रहे हैं. ऑलराइट. आई थिंक स्टेट बैंक इज दिस. नहीं, बाहर का तो कर ही नहीं सकता. They cannot be a foreign bank. Why I think state. क्यों नहीं कर रहे वो अपना स्टेट बैंक का पहले से उनके साथ टाई अप है, उनके साथ ही काम कर रहे हैं, वो सारे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं. स्टेट बैंक इज आल्सो अ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन. हो सकता है गवर्नमेंट की इच्छा है.
गवर्नमेंट की इच्छा है, करना चाहे तो कल बदल सकते हैं, बट उनका दे मस्ट बी कंफर्टेबल विद द करंट अरेंजमेंट। ओके, फिर आ जाते हैं करेंसी मैनेजमेंट, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन। सो ये जो करेंसी मैनेजमेंट है, फॉरेक्स मैनेजमेंट है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सेंट्रल बैंक के कोर फंक्शंस हैं। सो इनमें जब हम प्रोविजन का बात करें तो ऑलमोस्ट सबका प्रोविजन आप देखोगे एक्ट में दिया हुआ है, एंड दे आर क्वाइट अ लॉट प्रोविजंस व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, राइट। सो सबसे पहले सेक्शन 22, जब हम करेंसी मैनेजमेंट का बात करते हैं तो जैसा कि आपको आपके जो लास्ट कल के सेशन हुए थे उसमें बताया गया था, जो भारत में बैंक नोट इशू करने का अधिकार है दैट इज विद रिजर्व बैंक। देयर इज नो अदर एंटिटी व्हिच कैन इशू बैंक नोट्स। Second is, for carrying out this currency management function, Reserve Bank has to open a separate issue department. That is section 23, and that issue department would be separated from banking department. तो जो आप देखेंगे ना हमारे 19 इशू ऑफिसेज हैं, वो सब उनको एक्ट का मैंडेट है कि ये जो स्पेसिफिक करेंसी मैनेजमेंट का फंक्शन है रिजर्व बैंक में इशू डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे। फिर आ जाता है डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। सो अभी जैसा कि आपने कुछ, आई थिंक सम ऑफ यू हैव मेंशन्ड आल्सो, सो डिनोमिनेशन, कुछ डिनोमिनेशन है जिनके नोट्स हम इशू कर सकते हैं। सो वो जो डिनोमिनेशन है उसका इस प्रोविजन में उन डिनोमिनेशन का नंबर दिया हुआ है। वो क्या है? 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 एंड 10,000। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो वो और डिनोमिनेशन के नोट भी इशू कर सकती है। सो इसलिए आप देखेंगे 200 या 2000 के नोट भी हमारे सर्कुलेशन में आए। दूसरी चीज, सो इस डिनोमिनेशन मेंशन करने का एक और इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है कि आपका जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन है वो 10,000 है। There cannot be a currency printed note which is more than 10,000। फिर आ जाता है फॉर्म ऑफ बैंक नोट, जिसे हम सेक्शन 25 कहते हैं। सो जो आपके नोट्स का डिजाइन है, मटेरियल है, किस तरह दिखना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस सेक्शन सेज कि इनको डिजाइन या जो भी अपीयरेंस है या मटेरियल है उसको डिसाइड करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ऑफ कोर्स दे विल कंसल्ट सेंट्रल बोर्ड आल्सो जो रिजर्व बैंक का है, बट अल्टीमेट जो डिसीजन रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। फिर आ जाते हैं लीगल टेंडर। तो जो भी रिजर्व बैंक बैंक नोट इशू करेगा वो लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर का मतलब है देश की सोवरेन करेंसी रहेगी एंड उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी रहेगा। That is the legal tender nature of your note. So that is defined by your section 26. ये गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है आपके? अगर आपकी जो करेंसी है वो इशू जरूर सेंट्रल बैंक करता है और उसकी जो लायबिलिटी रहती है वो भी बैंक की रहती है, पर वो लायबिलिटी बैक कहां से होती है? वो बैक ऐसे होती है कि रिजर्व बैंक अपनी मर्जी से नहीं छाप सकता, राइट? तो उसके लिए केंद्र सरकार का सोवरेन गारंटी होना जरूरी है। तो मान लीजिए वो आप एक तरीका होता है अकाउंटिंग के टेक्निकल तौर पे किसकी बुक्स में दिखेगा, तो जो भी नोट्स इशू होते हैं वो रिजर्व बैंक के खाते में दिखते हैं, पर उस खाते की जो बैकिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? अब आ जाते हैं सेक्शन 27 पे। सो ये कहता है कि जो भी कोई आपके टॉन या फटे हुए या सॉइल नोट्स हैं, सो रिजर्व बैंक विल नॉट री इशू इट। सो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी आपकी बीसीएम में पॉलिसीज हैं, क्लीन नोट पॉलिसी, नोट डिस्ट्रक्शन पॉलिसीज, वो इसीलिए है। नोट का एक लाइफ साइकिल है, कोई भी फटे सॉइल नोट बैंक री इशू नहीं कर सकता। Section 28 says
जो सिटीजन्स हैं, अगर उनके पास से मान लीजिए कोई नोट है जो चोरी हो गया है, करेंसी है या फिर डैमेज हो गए हैं, सो दे डोंट हैव अ राइट टू क्लेम दिस वैल्यू ईदर फ्रॉम रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कल को मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए का नोट है, वो फट गया है, मैं राइट जाके नहीं कह सकता एज अ मैटर ऑफ राइट बैंक या सरकार के पास कि मुझे ये फट गया है 500 रुपए वापस। द ओनली प्रोसेस दैट वी कैन फॉलो इज जो हमारी नोट एक्सचेंज पॉलिसी है। वो नोट एक्सचेंज पॉलिसी कहती है ना कि इतना फटा है तो इतना परसेंटेज मिलेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो उस पॉलिसी के तहत जरूर आप जो अमाउंट है एप्लीकेबल अमाउंट वो रिकवर कर सकते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ राइट मैं नहीं जा सकता कि मेरा 2000 का नोट फट गया है या सॉइल्ड हो गया, मुझे वापस। ऑलराइट सर, वन क्वेश्चन। हाँ जी सर। जैसे नोट में इनकी पॉलिसी है, हम कहते हैं जैसे 50 है ज़्यादा है, वैल्यू देते हैं, उसका हम हाफ देते हैं, जो भी आता है। मान लो 3 चीज़ हो जाते हैं, हम कुछ देते हैं, अगर हम 50-40 फंड से नीचे है, बल्कि बैंक ने तो लास्ट में काटना ही है, उसको काटना ही है। और गलती से 3 पीस हो गए किसी गरीब बंदे के, तो उसको तो मान लो 2000 का नोट है, उसके 2000 गए, बैंक को उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो 3 पीस 2 पीस या 3 पीस से क्या, वो तो वहीं जाना है। पहली बात तो ये ओपिनियन है, ये क्वेश्चन नहीं है, चलो जो भी हाँ, ये आपकी राय है। अब दूसरी बात, मैं डीसीए में एक्सपर्ट नहीं हूँ तो ये पॉलिसी क्यों बनाया गया। द ओनली थिंग इज मे बी आई कैन एक्सप्रेस कंकरेंस विद यू, मे बी आपका रुझान सिटीजन की तरफ है कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आई कैन एक्सप्रेस कंकरेंस कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं। ओके ऑलराइट। बैंक एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी ऑन बैंक नोट्स। सो जो भी हम नोट प्रिंट कर रहे हैं उस पर हमें सरकार को कोई स्टैम्प ड्यूटी किसी तरह का पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आ जाता है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड। अब सेक्शन 30 है, बहुत पावरफुल सेक्शन है, बट इट हैज नॉट बीन यूज्ड इन द 80-85 ईयर हिस्ट्री ऑफ द बैंक। इट सेज कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड को बर्खास्त कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द आरबीआई एक्ट या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फुल अथॉरिटी टू disband the central board of reserve bank. Now when this disqualification or disbanding will happen, तो गवर्नमेंट एक संस्था नियुक्त करेगी जो फॉर टाइम बीइंग रिजर्व बैंक को चलाएगा, राइट, अ टेम्परेरी अरेंजमेंट। अब ये बर्खास्त जो किया है गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर एक रिपोर्ट है जो संसद में पेश करनी पड़ेगी, जिसमें लिखा होना चाहिए कि भाई क्या कारण था जिसकी वजह से ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। तो वो मैटर संसद में भी रेज होगा बेस्ड ऑन द रिपोर्ट दैट गवर्नमेंट विल पब्लिश, और उस रिपोर्ट का टाइम है जब आपने डिस्बैंड किया उसके 90 डेज के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक बारी डीमोनेटाइजेशन के दौरान ही ये चर्चा भी हुई थी, व्हेन सम ऑफ द, अब these are stories only, of course confirm नहीं है, जहाँ पे न्यूज़ में काफी उठना शुरू हुआ था कि रिजर्व बैंक इज नॉट फॉलोइंग इन लाइन एंड गवर्नमेंट हैज द पावर टू यूज दिस, वो कर सकती है, डायरेक्ट दे सकती है। तो वो यही एक्ट था, यही प्रोविजन था जिसकी चर्चा वो लोग कर रहे थे। लेकिन इसमें सर सेंट्रल बोर्ड में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही डायरेक्टर है, तो वो अपने आप को क्यों करेगा? वो नहीं, तो वो ऐसा दिखाएगा ना कि उनसे ज्यादा नॉलेज उनको तो नहीं होगा, जो पीएम या राष्ट्रपति जो भी होगा। अब ऐसा तो जिससे क्वेश्चन पूछा है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, गणित से क्वेश्चन पहली बात तो, हाँ पहली बात तो वो जो ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एसेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट। तो भाई एसेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि हमने इशू डिपार्टमेंट को करेंसी मैनेजमेंट करने का फंक्शन दिया है ना, कार्यभार दिया है। तो ये एक्ट कहता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो इशू डिपार्टमेंट की रहेंगी वो रिजर्व बैंक की बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज से सेपरेट रहेंगी, ताकि उनका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो सके।
सो इशू डिपार्टमेंट के एसेट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या एसेट्स हैं इशू डिपार्टमेंट के? सबसे पहले तो करेंसी चेस्ट देखो एक एसेट नहीं है, करेंसी चेस्ट इज अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम नोट सर्कुलेट करते हैं। एसेट है गोल्ड, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, राइट, फॉरेन सिक्योरिटीज, राइट, रुपी सिक्योरिटीज, ये आपके इशू डिपार्टमेंट के एसेट्स हैं। वहीं पे अगर हम लायबिलिटी की बात करें, नोट्स इन सर्कुलेशन, तो जो भी रिजर्व बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन इशू कर रहा है वो इशू डिपार्टमेंट की लायबिलिटी। अब जो एसेट्स हैं उसमें ये बोला गया है कि आपके भाई जो गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन है उसका मिनिमम अमाउंट 115 करोड़ होना ही चाहिए। तो मान लें आपको करोड़ों लाखों के एसेट्स हैं बट उसमें गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, उनका वैल्यू एटलीस्ट 115 करोड़ तो होगा। अभी बहुत ज्यादा है इससे, बट एज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड 115 करोड़ होना चाहिए। उसके अलावा गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन और फॉरेन सिक्योरिटी, ये तीनों मिला के एटलीस्ट 200 करोड़ तो होने ही चाहिए। सो ये इंटरनल मिनिमम लिमिट लगा रखी है, बट माइंड यू ये हमारे पास जो इनका अमाउंट है बहुत ज्यादा है। ये जो मिनिमम लिमिट है ये अभी रेलेवेंट नहीं रहेगी। सो वी आवर बैलेंस शीट इज सो बिग कि दिस अमाउंट इज वेरी छोटा पार्ट, डेसिमल में है इतना। सर कॉइंस की तो लायबिलिटी में आएंगे या नहीं? कॉइंस नहीं आते। नो नो, सबसे पहले तो कॉइंस जो है वो बैंक इशू नहीं करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक। वी ओनली सर्कुलेट इट, इट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कोप। नहीं, हमारी बैलेंस शीट नहीं है। ऑफ कोर्स मान लीजिए हमारे पास कुछ इशू डिपार्टमेंट के पास कॉइंस मीडिएटर है जो जो उन्होंने एज ए एक्वायर किए, सो दैट विल कम एज एन एसेट। ओके, अब आ जाते हैं आपका ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ रुपी कॉइन। सो इसका मतलब है गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, जो कॉइन मिंट करती है वो रिजर्व बैंक के थ्रू सर्कुलेट करती है। सो रिजर्व बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गवर्नमेंट जो भी कॉइन इशू कर रही है उसको सप्लाई और डिमांड के हिसाब से मार्केट में सर्कुलेट करे। सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर कॉइन के बदले नोट और नोट के बदले कॉइन को एक्सचेंज करवाना चाहता है तो रिजर्व बैंक अपने काउंटर्स या अपने जो एंटिटीज हैं उनके थ्रू मैंडेट करेगा कि वो एक्सचेंज करने का राइट सिटीजन के पास हो। फिर आ जाता है आपका सेक्शन 42। सेक्शन 42 है आपका कैश रिजर्व रेशियो। तो इसी सेक्शन के तहत जो हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, बैंक्स हैं, उनको अपना कुछ अमाउंट है, डिपॉजिट है जो रिजर्व बैंक के पास मैंडेटरीली रखना पड़ता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अभी हाल ही में कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि हुई है या कम हुआ है? कम हुआ है। कितना दर है? और है 4.25, पहले 4.5 था, अभी 4.25 है। ऑलराइट, कम हुआ है 0.25। दूसरा चीज, अब कैश रिजर्व रेशियो अगर कोई नहीं रखता है या शॉर्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में रिजर्व बैंक उस इंस्टीट्यूशन पे पेनल्टी लगा सकता है। तो जनरली हम लोग ये 14 डेज का बैलेंस काउंट करते हैं, एवरेज बैलेंस। तो अगर जो उनका इस परसेंटेज से नीचे जा रहा है एवरेज बैलेंस 14 डेज में, तो रिजर्व बैंक जो है वो बैंक रेट प्लस 3% उस पर वृद्धि लगा के पेनल्टी लगा सकता है। अब वो पेनल्टी किस अमाउंट पे लगेगी? हाँ करेक्ट, जितने अमाउंट से वो कम है। मान लीजिए 100 रुपए रखना था पर अभी उनके पास 70 रुपए ही है, तो जो 30 रुपए है उस पे ये पेनल्टी लगेगी अमाउंट कैलकुलेट। अगर 2 हफ्ते के बाद भी शॉर्टफॉल है तो वो जो पेनल्टी रेट है वो 2% से और बढ़ जाती है, यानी बैंक रेट प्लस 5%। ऑलराइट, ओके। इसमें सर हाँ बताइए बताइए, जल्दी बताइए। आपको याद है तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। हाँ ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स। सो अगर रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि कहीं पे उनके ऑफिसेज नहीं है लेकिन उनका कार्यभार संभालने के लिए जरूरत है,
तो वो नाबार्ड या फिर सिडबी या फिर और भी कोई है जो NHB, कमर्शियल बैंक्स हैं, एवरीडे हाँ, इनको अपॉइंट कर सकता है एज अ एजेंट टू कैरी आउट देयर फंक्शंस। ये अधिकार भी दिया गया है। फिर आ जाते हैं जॉइंट मैकेनिज्म पे। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोविजन है। अब हमारे यहाँ फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन से हैं? हाँ? IDBI, है ना? NHB, 4 मेजर है। अब बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि भाई कोई ऐसा मैटर है कि डिस्प्यूट है कि कौन इसको रेगुलेट करेगा। हाँ? एक छोटा सा एग्जांपल, वो यूलिप है ना, आपके इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो कन्फ्रंटेशन होता रहता था, सेबी करेगा या IRDA करेगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर ऐसा कोई मैटर है तो ये जॉइंट कमिटी के पास रेफर हो सकता है। ये जॉइंट कमिटी उस मैटर को एनालाइज करेगी और अपनी रिकमेंडेशन देगी कि ये संबंधित डिस्प्यूटेड एरिया को कौन सा फाइनेंशियल रेगुलेटर है जो रेगुलेट करेगा। अब इसके हेड कौन होते हैं इस कमिटी के? आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके हेड होंगे, और मेंबर और वाइस चेयरमैन, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो इस कमिटी के वाइस चेयरमैन होंगे। उसके अलावा मेंबर कौन कौन है? आपके एडा, सेबी और PFRDA, उनके जो भी हेड है वो मेंबर हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, इस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज हैं वो भी इसके मेंबर रहते हैं। आपके जो फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, यानी वो इसकी मीटिंग्स कन्वीन कराते हैं। वो कन्वीन कैसे कराते हैं? कोई भी जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उसके हेड ये रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मुद्दा है, वी वांट कि जॉइंट कमिटी की एक मीटिंग, तो वो मीटिंग कैरी करनी पड़ेगी। जो भी रिकमेंडेशन इस कमिटी की होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, और वो रिकमेंडेशन सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर बाध्य होंगे, मैंडेटरली दे हैव टू फॉलो, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे। और जो टाइमलाइन है रिकमेंडेशन देने का वो है 3 मंथ्स। सो कोई मुद्दा उनके पास आया, विद इन 3 मंथ्स दे हैव टू डिसाइड, डिस्कस एंड सबमिट देयर रिकमेंडेशन। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में काफी चीजें हैं जो संजय मस्ट हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, राइट? हाँ, फिर भी मैं जस्ट बिकॉज इट्स देयर एज अ प्रोविजन ऑफ दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है क्या? कोई एक्सप्लेन करेगा फटाफट, सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क? इकोनॉमी में मतलब मॉनेटरी स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो भी रिजर्व बैंक पॉलिसीज बनाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का पार्ट है। ओके, इसको थोड़ा और नैरो डाउन करो कि इसके तहत कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे ना कुछ। बेसिकली प्लीज लिसन, नो बोल रहे हैं। गवर्नमेंट और RBI मिलके इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। इन्फ्लेशन टारगेट बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर फ्लेक्सिबल। ओके, जो ये टारगेट होता है इसको अचीव करने का काम किसको दिया गया है? रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक को या किसी एक बॉडी को? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दिया गया है। वो इस इन्फ्लेशन को, टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करती है? पॉलिसी रेट्स, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। पॉलिसी रेट कम करना है, ज्यादा करना है, पैसा इकोनॉमी से निकालना है, वापस डालना है। सो इसी फ्रेमवर्क को मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का नाम दिया गया है। अब ये रिजर्व बैंक के एक्ट में शामिल है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। पहले इस फ्रेमवर्क से पहले केवल गवर्नर होते थे। इस फ्रेमवर्क से पहले केवल गवर्नर होते थे जो डिसाइड करते थे कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी। इस फ्रेमवर्क के आने के बाद एक कमेटी बिठाई गई। अब उस कमेटी एज अ मिलके जो भी मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगी या ज्यादा होगी। तो उस कमिटीज के गठन से संबंधित क्या प्रोविजन है
पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो रिजर्व बैंक के कंसल्टेशन में पहली बात तो टारगेट डिसाइड करेगी कि इन्फ्लेशन का कितना होना चाहिए, और ये टारगेट हर 5 साल में रिव्यू होता है। अभी कितना है? 4% टारगेट है, +-2 का रेंज दिया गया है, राइट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? आपके गवर्नर जो चेयरपर्सन होते हैं, फिर डिप्टी गवर्नर जिनके पास मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, फिर तीसरी है कि आप रिजर्व बैंक अपने यहाँ से कोई भी एक ऑफिसर को नॉमिनेट कर सकता है। अब जनरली वो क्या होता है, वो होते हैं ईडी आपके मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। सो डीजी एज अ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट मेंबर लिखा गया है। तीसरा जो है वो ऑफिसर फ्रॉम रिजर्व बैंक नॉमिनेट, सो वो जनरल अभी एज ऑफ नाउ ईडी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट होते हैं। फिर आपके जो 3 मेंबर होते हैं वो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है उनको, सरकार नॉमिनेट करती है। सरकार भी एक कमेटी गठित करती है जो इसको नॉमिनेट करती है, जिसमें उनके सेक्रेटरीज और उसमें भी 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, सर्च कमेटी जिसे कहते हैं। वो सर्च कमेटी फिर इन 3 मेंबर्स को अपॉइंट करती है, राइट। ओके, फिर आ जाते हैं पॉलिसी रेट। सो इस कमेटी को कार्यभार दिया गया है कि भाई आप रेपो, रिवर्स रेपो, जो भी रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो आपको अपना मीटिंग्स में डिसाइड करना, राइट। अब करंट मेंबर्स इस कमेटी के ये हैं, राइट। आपके जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और ईडी हैं वो एक्स ऑफिशियो हैं, तो जो भी इन पोजीशन को होल्ड करेगा वो ऑटोमेटिकली कमेटी का पार्ट हो जाएगा। और जो 3 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं वो अभी रिसेंटली नॉमिनेट हुए हैं। हाँ, आशिमा गोयल, वो अभी उन तीनों का टेन्योर खत्म हो गया है, तो दे आर फ्री विद देयर ड्यूटीज। नाउ दीज आर द न्यू मेंबर्स, ऑलराइट। फिर आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। सो जो भी आपके ये मेंबर्स अपॉइंट हो रहे हैं 3, सबसे पहली बात तो ये इनका टेन्योर 4 साल रहेगा और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार ये टेन्योर खत्म हो गया, खत्म। टेन्योर रहेगा 4 इयर्स का। अगर उससे पहले ये रिजाइन करना चाहते हैं वो रिजाइन कर सकते हैं, पर उनको कंडीशन है कि एटलीस्ट 6 वीक का नोटिस देना पड़ेगा। दैट इज द कंडीशन। इनके जो रेम्यूनरेशन होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो सेंट्रल बोर्ड डिसाइड करता है, जो आपके 3 एक्सटर्नल मेंबर्स। गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है। हाँ, उसके भी कारण है डिस्क्वालिफिकेशन के। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जनरली वो एकेडमिक फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं आपके ना, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग। सो उसमें आप देखेंगे वो जो 3 आपके मेंबर हैं, एक आपके डीएससी के हेड हैं, एक आपके वो एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। सो काफी हाईली एक्लेम्ड और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग साउंड लोग रहते हैं। इनमें इनका एक्सपर्टीज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी। अब डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ कारण हैं, वो इन बेसिस पे हो सकती है। मान लीजिए अपॉइंटमेंट से पहले वो 70 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं, तो बेसिकली कहने का मतलब है अगर कोई अपॉइंटमेंट से पहले 70 साल का है तो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। सेकेंड इज, अगर किसी ऑलरेडी किसी बोर्ड या कमेटी के मेंबर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, या साउंड माइंड के नहीं है, या किसी ऑलरेडी क्राइम में कन्विक्टेड है, दीज ऑल आर कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। इनके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। इसके बेसिस पे अपॉइंट हो चुकी बाद में टर्मिनेट। नो, इनके बेसिस पे क्यों? मान लीजिए कोई अपॉइंट होने के बाद कन्विक्ट हुआ है, हाँ, उसके बाद उसका मेंटल कंडीशन है जो उसके बाद बिगड़ा है, और किसी रीजन से नहीं। नो, दीज आर द मेन रीजंस जो दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन। ये आपकी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है। सो इसमें आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं,
आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी और 3 एक्सपर्ट्स, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। ये कमेटी सर्च कमेटी कहते हैं। ये कमेटी आपका जो एक्सटर्नल मेंबर है 3 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वो अपॉइंट करती है। ये तो मैं ठीक है। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सर्च कमेटी को अपॉइंट करती है जो इन 3 मेंबर्स को अपॉइंट करती है। बहुत सारे लोग कहेंगे हम कमेटी खेल रहे हैं, बट सी these steps are important to ensure the fairness and transparency of the process. कल को अगर कोई ये कहता है कि गवर्नमेंट अपने बाशिंदे बिठा रहे हैं, तो उसका काउंटर ये हो सकता है कि इट वाज अ कमिटी, राइट, जिसमें आप बाय द वे आरबीआई के गवर्नर भी हैं शामिल। ओके, अगेन सम ऑफ द रीजंस फॉर रिमूवल, वो से कुछ चीजें हैं जैसे मेंटली इनकेपेबल, इंसॉल्वेंट हैं। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स हैं एमपीसी के लिए, वो अटेंड नहीं किए हैं उन्होंने एंड विदाउट एनी परमिशन। 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग, सो गवर्नमेंट कैन डिस्क्वालीफाई। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स मिसकंडक्ट है, जो कि पहले भी बताया मैंने आपको, कुछ मिसकंडक्ट है, क्राइम में इन्वॉल्व है, पोजीशन अब्यूज कर रहे हैं, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड। ओके, this I think time is going very ahead now. I'll quickly cover some of the points. अभी ऐसा है कि प्रोविजन ऐसे हैं कि मैं चाहूँ तो आधे घंटे और खींच सकता हूँ, पर ये बता दिया तो आपकी शक्लें पे एक्सप्रेशन चेंज हो गया अभी अचानक से। So what I'll do is quickly 2-3 minutes में I'll finish it off, जो और समझ लीजिए। या आप लोगों का क्या राय है? अच्छा, तो